नहीं होगी। नंबर एक। नंबर दो, जो आज बजटरी प्रोविजन है, जब सेंसस हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी, तब संख्या के अनुपात में पैसा मिलेगा, लेकिन तब तक 1000 करोड़ जैसी इतनी हल्की रकम, इतनी कम रकम ना दी जाए। कम से कम हर ओबीसी को उनके विकास के लिए कुछ ना कुछ पैसा उपलब्ध हो, इस तरह से कि जो भिखारी को ले सके। इतना पैसा तो ओबीसी को मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। ओबीसी को भिखारी ले सकता है उतना। अभी 1.5 रुपया तो भिखारी भी नहीं लेता, ओबीसी लेता है, भिखारी नहीं लेता। तो चलो भिखारी लेता है, उतने तो मिलने चाहिए कि नहीं? उतनी तो मांग कर सकते हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि आने वाले 2015-16 का बजट अगले महीने में आएगा। यह है जनवरी, बजट तैयार हो रहा है, काम चल रहा है। फरवरी में संसद में रखा जाएगा, लोकसभा में रखेंगे बजट। हमारी ये मांग होनी चाहिए ये 2 महीनों में कि कम से कम 60 करोड़ ओबीसी को 6000 करोड़ तो मिलने चाहिए, कम से कम 6000 करोड़। जबकि नरेंद्र मोदी जी एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, तो उनके राज में कम से कम 6000 करोड़ तो मिलने चाहिए। दोस्तों, आगे का मुद्दा ये है कि हम सब कारीगर लोग हैं, जिनका जिक्र नेताजी ने किया था, बाकी वक्ताओं ने किया था। हम भिखारी नहीं हैं, हम बर्डन नहीं हैं, हम देश पर बोझ नहीं हैं, हम हाथ में जादू रखने वाले लोग हैं, हम कारीगर लोग हैं। हमारा वर्णन अगर करना है तो निर्माण करता समाज, निर्माण करने वाला समाज, जो कि देश को निर्माण करता है, खेती में निर्माण करता है, कारखानों में निर्माण करता है। और हम निर्माण करता है तो हमारे हाथ में स्किल है। कोई भी देश, कोई भी समाज सिर्फ ज्ञान के आधार पर प्रगति नहीं करता। ज्ञान और स्किल, हमारे पुणे विश्वविद्यालय के गीत में कहा गया है, पुण्यमयी दे अम्मा अक्षर वरदान, ज्ञान बनो कर्मशील कर्म ज्ञानवान। ज्ञान को काम की और काम को ज्ञान की जोड़ मिलनी चाहिए। यानी कि हमारे हाथों में स्किल है, लेकिन हमें स्किल के द्वारा अपना विकास करने के लिए, जो मैंने कहा, नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो हमें पैसा दिया जाता है, कर्जा दिया जाता है हमारे उद्योग करने के लिए, हमारे कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढने के लिए, उसके लिए 60 करोड़ ओबीसी के लिए 20 करोड़ रुपया जैसी रकम अगर दी जाती है, तो ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर बेईमानी है। हमें मांग करनी होगी कि हमें इस तरह की रकम मिलनी चाहिए जिसके द्वारा हमारे बच्चे, आने वाले पीढ़ी के लोग काम कर सके। और तीसरी चीज दोस्तों, वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन करने का जिक्र किया था। 27% आरक्षण उन्होंने लागू करने की बात की थी। आज 2014 में जब भी दिसंबर खत्म हुआ है और 15 आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी 15 में मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किए गए आंकड़े हैं, भारत सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। और क्या है ये आंकड़े? ये कहते हैं कि आज पूरे भारत सरकार की सरकारी नौकरियों में स्ट्रेंथ है, कितने कर्मचारी काम करते हैं, पूरे भारत में काम करते हैं। आई कोट फ्रॉम डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा जो शिक्षा और सूचना मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी है, मैं उनका जिक्र करते हुए आपको कहूंगा कि 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज भारत सरकार की नौकरियों में काम करते हैं। यानी कि जबकि 27% ओबीसी को आरक्षण है, मतलब 8 लाख उसमें से ओबीसी होने चाहिए। हालांकि आज कितने हैं? आज है 1,34,000, कम से कम होने चाहिए 8 लाख। यानी कि हमारी मांग ये होनी चाहिए कि आरक्षण बढ़ाओ नहीं, है उतना तो दे दो, है उतना तो मिलना चाहिए। यानी कि अगर गवर्नमेंट ये तय करती है कि ओबीसी का 27% भरना है, ओबीसी को 27% देना है, तो एक दिन के अंदर 6.5 लाख युवकों को, युवतियों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो सरकारी नौकरियों में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अलग अलग इसमें भर्ती हो जाएंगे।
एक दिन में हो जाएंगे 6.5 लाख। दोस्तों मुद्दा यह है कि हमें इतना तो मांगना चाहिए कि हमें तुमने देने का वादा किया था, वादा तो निभाओ, वादा तो पूरा करो, जो वादा किया था उसको तो पूरा करो। दोस्तों मैं ये बातें सावित्रीबाई और ज्योतिराव के बातों से जोड़कर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी के हित की बात इस देश में अगर पहली बार किसी ने की थी तो सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने की थी। इसलिए उनको हमने आइकॉन मानते हुए उनकी प्रतिमा यहाँ रखी है, उनका जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं। क्यों आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के हम सब साथी भाई बहन यहाँ जब इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिराव और सावित्रीबाई इस निर्माणकर्ताओं को लेकर लड़ रहे थे। हालांकि सिर्फ निर्माणकर्ताओं के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सभी महिलाओं के लिए लड़ रहे थे, दलितों के लिए लड़ रहे थे, आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन शूद्र जो कि हमारे भारत के वर्ण व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके लिए वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज गुलामी, किसान का कोड़ा, सार्वजनिक सत्य धर्म, उनकी सभी कविताएं, इन सब का हमें अगर एक साथ यहाँ कुछ सीख उनसे मिलती है तो ये मिलती है कि हकों के लिए लड़ो, तब जाके आजादी मिलती है। आजादी अपने आप में नहीं मिलती। दोस्तों खत्म करते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, फुले समाज सुधारक सिर्फ नहीं थे, फुले वाज कमिश्नर ऑफ पुणे। और सर ये अभी हमारी नई रिसर्च है जिसके द्वारा पुणे के कमिश्नर होते हुए 7 साल में ज्योतिराव ने जो काम किया, जो भाषण किए, जो पुणे शहर के विकास के लिए काम किया, वो आज भी प्रेरणादायी है। आज भी जिससे सीख मिलती है, आज भी पुणे के लिए पुणे के लोग ज्योतिराव को सलाम करते हैं, क्योंकि एक ऐसा कमिश्नर जिसने 1876 से 1883 तक इतना महत्वपूर्ण काम किया। और एक बात, ज्योतिराव सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, ज्योतिराव सिर्फ समाज क्रांतिकारक नहीं थे, ज्योतिराव फुले वाज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पुणे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। महात्मा फुले की अपनी खुद की कंपनी थी जिसका नाम था पुणे कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, और ज्योतिराव फुले मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कंपनी के। उस कंपनी ने जो काम किया है वो अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यहाँ से जो हैदराबाद से ट्रेन निकलती है और मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाती है, उस किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे उतर जाइए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई की जो इमारत है ना, देखी होगी आप में से कई लोगों ने, उसे एक बार फिर से देखिए, क्योंकि वो बिल्डिंग महात्मा ज्योतिराव फुले के पुणे कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के डायरेक्टर और जिन्होंने आगे चलकर अपनी खुद की कंपनी तैयार की थी, वो बाड़ू लिंगोजी कालेवार जो कि ओबीसी समाज के थे, उन्होंने बनवाई है, ब्रिटिश एरा में बनवाई है। अगर आपको सामने वाली मुंबई महापालिका, मुंबई कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग देखनी है तो वो भी इस आंध्र प्रदेश के, इस तेलंगाना के, यहाँ से ज्योतिराव के साथ काम करने के लिए गए हुए उल्साना लिंगू ने बनाई है। और बाजू में टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है मुंबई में, वो बनाने वाले वेंकैया रामैया अय्यावारू, अगेन ही वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ही वाज फ्रॉम तेलंगाना, यस, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं ज्योतिराव फुले के पुणे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के साथियों के बारे में स्पीच करूंगा तो शायद 2-3 घंटे चले जाएंगे, और वैसे तो मैं पुणे का वक्ता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक बार बुलाया तो सभी बातें बोल के चला गया तो फिर क्यों बुलाएंगे, इसलिए कुछ बचा के भी रखना चाहिए ना। आप बुलाएंगे ना आगे तो बाद में बात करेंगे, क्योंकि तेलुगु लोगों ने ज्योतिराव के साथ काम किया और जो बनाया, इतिहास का निर्माण किया। बड़ौदा में जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं, उस बड़ौदा का विष्णु सहजी पैलेस बनाने वाला आदमी यहाँ तेलंगाना का था और ज्योतिराव का साथी था। सोलापुर में वहाँ की मिलें बनाने वाला, पुणे में बर्ड गार्डन का पुल बनाने वाला, खड़कवासला का डैम बनाने वाला, और पुणे सातारा कोल्हापुर की तरफ जाने वाला टनल बनाने वाला आदमी जो ज्योतिराव की कंपनी में उनके साथी के रूप में काम करते थे, उनके डायरेक्टर के रूप में काम करते थे, और आगे चलकर जिन्होंने अपनी खुद की कंपनियां चलाई, सभी ओबीसी थे,
सभी ओबीसी। तो ये ओबीसी निर्माणकर्ता किस तरह के थे? आज भी जिनकी मिसाल दी जा सकती है, ऐसे लोग थे। तो दोस्तों, कमिश्नर फुले, मैनेजिंग डायरेक्टर फुले, सोशल रेवोल्यूशनरी फुले, एजुकेशनिस्ट फुले, इकोनॉमिस्ट फुले, सोशल साइंटिस्ट फुले, ये सब बातें करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई का रोल इसमें कौन सा था। तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा अगर विचार रखे हैं, काम किया है और फिलॉसफी तैयार की है, तो वो सावित्रीबाई है। सावित्रीबाई की किताब काव्य फुले 1854 में प्रकाशित हुई, जबकि महात्मा फुले की पहली किताब 1855 में प्रकाशित हुई है, यानी कि 1 साल के बाद। तो सावित्रीबाई आगे और ज्योतिराव पीछे, इस तरह से कारवां चला था, कई साल तक चलता रहा। दोस्तों, खत्म करते हुए मैं सिर्फ इसकी याद दिलाना चाहता हूँ कि ज्योतिराव कहते हैं भारत देश कब बनेगा, नेशन कब बनेगा। वो कहते हैं जब तक 4 चीजें नहीं होती तब तक भारत नेशन नहीं बनेगा, भारत देश नहीं बनेगा, भारत महासत्ता नहीं बनेगा। कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए? वो कहते हैं सभी पिछड़े, सभी ओबीसी, कारू नारू कष्टकरी, मराठी में कहते हैं बलुतेदार आलुतेदार, अलग अलग काम करने वाले लोग होते हैं ना, सुतार लोहार, अलग अलग, तो बलुतेदार आलुतेदार कहते हैं, कारू नारू। तो ये सब लोग दलित, आदिवासी और सभी महिलाएं। ज्योतिराव ने कहा है कि जेंडर, कास्ट एंड क्लास, इन 3 शोषण केंद्रों को रोकने की बात करनी होगी। तो हमें क्या करना होगा? 4 चीजें करनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, एजुकेशन मस्ट बी कंपल्सरी, मस्ट बी फ्री, मस्ट बी यूनिवर्सल, नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने कहा सत्यमेव जयते कब होगा? जब ये लोग संगठित होंगे, मूवमेंट करेंगे, लड़ेंगे, हक के लिए आगे आएंगे और अपनी खुद की शिक्षा, अपना खुद का एजुकेशन कर पाएंगे, यानी कि एजुकेशन टू ऑल एंड एजुकेशन टू एवरीवेयर, नंबर 1। नंबर 2 कहते हैं एक जैसे, एक सरीखे, समान होने चाहिए, इक्वल, सभी बराबरी के हिस्सेदार होने चाहिए। सभी बराबरी के हिस्सेदार कब होंगे? जबकि हमारा अपना हिस्सा बजट में हमें नहीं मिल रहा है, बाकी हिस्से की तो बात छोड़ दो दोस्तों। इसलिए महात्मा फुले कहते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, जमीन का, जंगल का, पानी का, हवा का बंटवारा होना चाहिए और हमारे हिस्से की जमीन हमें मिलनी चाहिए, हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए, हमारे हिस्से की ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए, यानी कि इक्वल। तीसरी बात फुले कहते हैं हर एक को अपनी सोच बनानी होगी, पढ़ना होगा, लिखना होगा, सोचना होगा।